इंस्ट्रक्टर फॉर एनवायरमेंटल साइंस। तो अभी पिछली वीडियो की हद तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसके अंदर हम लोगों ने इजाफी तौर पे हम लोगों ने इन्वायरमेंटल मूवमेंट को स्टिर करने वाली या गैल्वनाइज करने वाली जो वाक़यात थे और जो कॉजेज़ थे उनके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा और उसके ऊपर मैंने नज़रसानी की। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। और एक जो लिंक मैं इस्टाब्लिश करना चाह रहा हूँ ना, वो लिंक किसी हद तक उम्मीद है कि इस्टाब्लिश हो चुका होगा। उसी के ऊपर अब बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे कि जब ये जहन में बैठ गई बात कि यार ये तो बहुत मसले वाली बात है, हमारे इर्द गिर्द का माहौल तो बहुत ख़राब हो रहा है और इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है। सो जब आपकी जहन में ये आपने रजिस्टर कर लिया और हमारे आबा व अजदाद ने जब रजिस्टर कर लिया, तो उसके ऊपर उन लोगों के क्या एक्शंस थे और किन फेजेस में थे, उनके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बस एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। सबसे पहली फेज़ थी जो कि हम कहते हैं अर्ली फेज़ हिस्टोरिकली स्पीकिंग, ये थी 1900 से 1910 में। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है दो है। पहली कि इट वाज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल स्पेसेस, सिंपल एज दैट। इनका सिर्फ आइडिया ये था कि थोड़ा बहुत रियलाइजेशन होनी शुरू हो गई थी कि हमारे इर्द गिर्द की जो जगह हैं उनकी एक जो नेचुरल एथॉस है प्लस एक एस्थेटिकली स्पीकिंग नेचुरल जो एस्थेटिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। उसकी वजह से आपकी स्पीशीज़ जो हैं उनको बहुत ज़्यादा इसका नुकसान हो रहा है और इस वजह से इसके लिए काम करना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे जो डिस्टिंक्टिव बात है वो क्या है कि इस मूवमेंट के दौरान कोई भी ऐसी रैली नहीं थी या कोई भी ऐसी कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं थी जो कि आपकी स्पेसिफिकली एंटी कैपिटलिस्ट या एंटी इंडस्ट्रियलिस्ट हो। बस ये था कि ये काम सारे होते रहे, लेकिन हम साथ साथ बस थोड़ा बहुत हमारी जो नेचुरल स्पेस है उसके बारे में भी ख्याल करना शुरू कर दें। सो ये आपकी बहुत अर्ली फेज़ है एंड दिस इज़ दी अर्ली फेज़ ऑफ 1910। इसके बाद चूँकि फिर वर्ल्ड वॉर्स वगैरह स्टार्ट हो गई, वही 1910 की दहाई के बाद आगे हाँ जो पॉलिटिकल मसाइल थे उनके अंदर बतदरीज बहुत ज़्यादा इजाफा होता हुआ नज़र आया। इस बेसिस की बिना के ऊपर आपकी जो इन्वायरमेंटल जो सेंस डेवलप हो रही थी उसके ऊपर एक कदगन लग गई एंड इट स्टॉप्ड फॉर अ सर्टन टाइम पीरियड। सर्टन टाइम पीरियड कितना था उसके ऊपर जाने से पहले ये ज़रा आप पिक्चर देखिए। मुझे एक मिनट दीजिए, मैं इसको आपके लिए रिमूव कर दूँ। आप लोग अभी क्लियरली देख सकते होंगे, ठीक है। ये एक बहुत पुरानी पिक्चर है और आप ये देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है कि रिक्रिएशन नॉट डिग्रेडेशन, ठीक है। ये अगर आप नोट करें, ठीक है। सो वही बात, इनका आइडिया सिर्फ ये था कि हमें डिग्रेड नहीं करना, इट शुड बी रिक्रिएशन। और ये एक आप कहेंगे आपके जहन में सवाल आ सकते हैं कि मैंने भी आपको कहा है कि जी कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। अब ये दे आर नॉट रियली टारगेटिंग एनी आप कह सकते हैं पॉलिटिकल साइड और फॉर दैट मैटर दे आर नॉट रियली टारगेटिंग एनी कैपिटलिस्ट फॉर दैट मैटर, ठीक है। आप आगे वाली फेज में देखेंगे कि प्रॉपर आपकी मूवमेंट्स निकलती हैं मास लेवल, बल्कि उसी के ऊपर चलते हैं डायरेक्टली। सेकेंड फेज क्या थी, वो थी 1960 की 1973 की, बड़ी इंपॉर्टेंट फेज, वेरी इंपॉर्टेंट। 1960 में क्या हुआ, इन लेट 60s आपकी वियतनाम वॉर जो है वो अरूज पे थी और उसके खिलाफ और जो है आपकी कैपिटलिस्ट निज़ाम के खिलाफ भी जनरली भी ना बहुत ज़्यादा अवाम आपकी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में निकली, खसूसन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, ठीक है। इन्होंने साथ साथ इन्वायरमेंट के बारे में भी शोर मचाना शुरू कर दिया। और इन्होंने किस तरह शोर मचाना शुरू कर दिया, 1962 में एक बुक आई थी रेचल कार्सन की, साइलेंट स्प्रिंग, ठीक है। साइलेंट स्प्रिंग रेचल कार्सन की आई थी। साइलेंट स्प्रिंग वाज अबाउट द इंटॉक्सिकेशन ओइंग टू द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। और उसकी वजह से जो माहौलियात पे जो उसके असरात थे उनकी एक फिक्शन के तौर पे रिप्रेजेंटेशन थी रेचल कार्सन की ये बुक। हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स और यंग पीपल फ्रॉम ऑल टियर्स ऑफ द सोसाइटी दे केम आउट ऑन टू द स्ट्रीट्स, ठीक है, होल्डिंग हर बुक। और उन्होंने कहा कि आप लोग इन्वायरमेंटल जो नुकसानात हैं उनके बारे में नजरसानी करें और अपने एक्शंस को दुरुस्त करें। एंड दे वर डायरेक्टली टारगेटिंग द कैपिटलिस्ट माइंडसेट, ओवरली स्पीकिंग, ठीक है, उसको वो टारगेट कर रहे थे। इसके अलावा इसी के साथ साथ इसी दौरानिए के अंदर आप देखते हैं कि थेरी सच एज लिमिट्स टू ग्रोथ बाय द क्लब ऑफ रोम एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर NGO सा है। इसी तरह स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल
बाय शुमाचर लेड टू वाइडस्प्रेड एनवायरमेंटल डिस्कशंस, ठीक है। लिमिट्स टू ग्रोथ, एज द नेम सजेस्ट कि आपकी ग्रोथ की कोई ना कोई लिमिट्स होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी इट शुड कीप इनटू कंसिडर इट शुड कीप द एनवायरनमेंट एंड द पीपल एंड ऑफ कोर्स द वाइल्ड लाइफ इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। अगर वो नहीं रख रही है तो दैट ग्रोथ इज ऑफ नो यूज, सही है। सो ये थेरी जो है इन्होंने भी पुश दिया आपकी पॉलिटिकल मूवमेंट्स दैट वर सेंटर्ड अराउंड एनवायरनमेंट। इसी का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा निकलता है कि फर्स्ट अर्थ डे आपका मनाया जाता है दुनिया में 22 अप्रैल 1970 में, ठीक है। 1970 अप्रैल 22 1970 को आपका पहला अर्थ डे जो है जो यूनिवर्सली तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है वो फर्स्ट अर्थ डे दैट वाज ऑन अप्रैल 22 1970। इसी का एक और लॉजिकल कंक्लूजन निकलता है इन द फॉर्म ऑफ द इंटरनेशनल रिकग्निशन ऑफ एनवायरनमेंट एज अ प्रॉब्लम। फर्स्ट टाइम एवर कि एनवायरनमेंट की इशू को एज अ प्रॉब्लम इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया गया स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। इसको मैं आपको डिटेल में थोड़ा कराऊंगा। सो ये आपकी सेकंड फेज होती है जो कि कल्मिनेट करके यहाँ तक पहुँचती है। सो जब यहाँ तक बात पहुँच जाती है तो वो एक हो जाता है ना, एक कल्मिनेशन पे बात पहुँच गई, उसके बाद थोड़ा सा फिर जवाल आता है। सो चूंकि यहाँ तक आगे लोगों ने कहा कि हमने एक चीज़ के ऊपर एक एक्शन लिया और एक्शन लेके वी हैव कम टू अ कंक्लूजन, तो बस वहाँ तक फिर बात आपको ख़त्म होते हुए थोड़ी देर के लिए नजर आई। फिर आपकी तीसरी जो है स्टार्ट होती है मूवमेंट। लेकिन उससे पहले एक बार फिर आप लोग ये पिक्चर को ज़रा इसका मुलाहिजा कीजिए। मैं ये इरेज करता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, इसको अगर आप देखें और मैं इन द मीन टाइम पेन को चेंज करता हूँ। या अगर आप ये देखिए सेंटर वाला इस साइंस इज एक्चुअली यूजफुल, ठीक है। ये सारी चीज़ें साइंटिफिक लिटरेसी मैटर्स, ठीक है। आप साइंस का सहारा लेते हुए एनवायरनमेंट को जो है बचाइए, ठीक है। इस तमाम मूवमेंट का ये पॉइंट था। पहले ये लोग निकले थे, ये इन लोगों में फ़र्क नहीं है जो कि वियतनाम वॉर के खिलाफ निकले और ये वाले लोग ये सेम लोग थे। पहले इन्होंने वियतनाम वॉर के खिलाफ नारेबाजी की, उसके बाद साथ ही इन लोगों ने एनवायरमेंटल मूवमेंट के लिए और एनवायरमेंटल सस्टेनेंस के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की। थर्ड फेज या इसको हम मॉडर्न फेज भी कहते हैं, जो कि मॉडर्न अब नहीं है, अब प्री मॉडर्न हो गई है। दैट इज़ द 1987-1993 मूवमेंट, जिसके अंदर जिसकी आप कह लें फाउंडेशन रखी, जिसकी ईंट रखी आपकी बर्टलैंड रिपोर्ट ने, टाइटल आवर कॉमन फ्यूचर, जिसने आपके मसले मसाइल के बारे में आपको आगाह किया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की टर्म को कॉइन किया इस रिपोर्ट के अंदर। सो दिस रिपोर्ट वाज बेसिकली ऑथर्ड बाय द नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम, ठीक है। और उन्होंने जो है इस रिपोर्ट के अंदर, एंड उन्होंने अपनी तरफ से नहीं किया था, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर वाज गिवन इंस्ट्रक्शंस बाय द अथॉरिटीज ऑफ द प्रीसीडिंग स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है। और उन्हीं की तरफ से इनको इंस्ट्रक्शंस जाती हैं, जिसके ऊपर ये एक रिपोर्ट कंपाइल करते हैं ऑफ आवर कॉमन फ्यूचर, जिसके अंदर वो फ्यूचर के कुछ यार्डस्टिक्स डिफाइन करते हैं, एंड देन ही डिफाइंस हाउ वी कैन रीच और हाउ वी कैन अचीव दोज यार्डस्टिक्स, ठीक है। उसके लिए वो मीन्स डिफाइन करते हैं। अब वो जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के ऊपर वो मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, इसी डिबेट को इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने जो है इस डिबेट की फाउंडेशन रखी। अच्छा, contrary to the second period of the raised environmental consciousness, the third period involved developing countries in the process। अब देखिए जो पिछली फेज है ना, उसमें मैंने आपको बताया ना कि आपकी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज थी जो कि ज़्यादातर इन्वॉल्व थी। इसके अंदर आपके सिर्फ ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जो है इसको महदूद नहीं था किया गया। आपकी डेवलपिंग कंट्रीज पाकिस्तान, इंडिया, ये सारे कंट्रीज भी इस चीज़ के अंदर इनको शामिल किया गया, ठीक है। सो इसमें और सेकेंड फेज में क्या फ़र्क था? फ़र्क ये था कि इसमें भी आपकी पॉलिटिकली मूवमेंट्स थी, बट इसके अंदर आपकी थर्ड वर्ल्ड को भी शामिल किया गया। इसकी कल्मिनेशन क्या होती है? इसकी कल्मिनेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ द 1992 UNCED, यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, वाज हेल्ड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एजेंडा 21। एजेंडा 21 भी बनता है। इसके अलावा एजेंडा 21 इज़ बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ द मैकेनिज्म टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे बाद में। फिर आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज होता है। इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर आपका एक एजेंडा 21 है जिसके ऊपर एग्रीमेंट होता है। फिर आपकी ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसके बारे में आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। और वैसे भी आपको अभी के लिए बता रहा हूँ, इट वॉज बेसिकली एन एग्रीमेंट
ऑन हाउ वी वांट टू टैकल द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। फिर बायोडाइवर्सिटी को भी जो है इस इम्पोर्टेंस मिलती है, और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी एक एग्रीमेंट होता है जिस विच गोज बाय द नेम UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल ऑन बायोडाइवर्सिटी, सॉरी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन UNCBD। इसके बारे में भी हम सरसरा से वैसे मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा, बट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। लेकिन बहरहाल सो ये 3 चीज़ें हैं जो कि आपके सामने आपको इस एक कॉन्फ्रेंस के थ्रू नजर आती हैं। इसके बाद आपका फिर वही बात कि आपकी फिर जब एक चीज़ इस्टेब्लिश हो जाती है, उसके बाद उस इस्टेब्लिश चीज़ के ऊपर जो ग्रोथ हो रही है वो होती हुई आपको नजर आती है इन द फॉर्म ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, और फिर रियो प्लस, और फिर जोहान्सबर्ग कॉन्फ्रेंस, इसी तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो तमाम चीज़ें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। सो ये आपकी एक बेस बन जाती है जिसके ऊपर आपने फिर आगे ग्रोथ करते हैं। फिर एक और फेज़ बनती है, लेकिन वही बात, उस फेज़ से पहले भी मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊं, इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, रियो डी जेनेरियो 3 to 14 जून 1992, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सो ये आपको नजर आ रही है, सॉरी, हाँ। सो इसके अंदर अब आई कांट रियली फिगर आउट कि कौन से स्पीकर हैं जो कि इस वक्त अभी रोस्ट्रम संभाले हुए हैं, बट आई एम श्योर के कोई इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। जब हम पढ़ेंगे तो मैं कोशिश करूँगा तब तक आपको डिसाइफर करके ये भी बता दूँ। लेकिन इसके अंदर जो समझने वाली बात है, दीज आर ऑल हेड्स ऑफ स्टेट्स जो कि इस वक्त आपके सामने बैठे हुए हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि प्रॉपर इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लाइमेट लिटिगेशन होने लगी है, या आप कह लें रोड टू क्लाइमेट लिटिगेशन जो है उसको सेट किया जा रहा है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपकी आ जाती है पोस्ट मॉडर्न फेज है अभी जिसके अंदर हम हैं शामिल। अब इसका आई कांट रियली डिफाइन एनी सॉरी, आई कांट रियली डिफाइन एनी टाइम पीरियड फॉर दिस पर्टिकुलर फेज, बट वी नो दैट दिस इज द पोस्ट मॉडर्न फेज जिसके अंदर हम इस वक्त ठहरे हुए हैं। और इसके अंदर क्या है, वी नो कि आपका क्लाइमेट का इशू है, वी नो कि आपकी बायोडाइवर्सिटी का इशू है, दीज आर एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स। उनको डील किस तरह से करें, कौन से नए तरीके कार हैं जिनके तहत हमने डील करना। नाउ वेस्ट इज ऑल्सो अ बिग इशू जिसको हम लोगों ने मद्देनजर रखना होता है। सो ये वाला जो इशू है या ये वाली जो फेज है, इट डील्स विद द मॉडर्न वेज ऑफ डीलिंग विद इश्यूज दैट आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। क्या है मिसाल, यानी आपकी इसमें आपके आ जाता है सर्कुलर इकोनॉमी, आ जाता है आपके वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि सेट हुए थे, ठीक है। और इसका एक अगर आप ओवरऑल मॉडल देखना चाहें तो सर्कुलर इकोनॉमी को अगर मैं आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, इसको भी डिटेल में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। क्या है इसका मॉडल कि आप जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी इन्वायरमेंट में वापस नहीं जानी चाहिए। इट शुड बी अ सर्कुलर मॉडल। जैसे आपका पुराना मॉडल क्या था कि टेक, मेक, यूज एंड देन डिस्पोज। डिस्पोज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप पोल्यूट करें, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप मेक, यूज, रीयूज, रीमेक, रिसाइकिल एंड देन अगेन मेक, ठीक है। मेक करें, यूज करें, रीयूज करें, रीयूज में आप फिर वापस जाते हैं, फिर आप यार यूज, फिर आपने रीयूज नहीं कर सकते तो आप उसी चीज़ को रीमेक करें, फिर आप वापस आएंगे, फिर आपने वो साइकिल अपना रिपीट किया, अगर नहीं कर सकते रीमेक तक पहुंच गया, अगर रीमेक भी नहीं कर सकते फिर आप उसको करेंगे रिसाइकिल, रिसाइकिल करके आपको फिर से मेक करना है एंड देन दैट साइकिल कंटिन्यूज अगेन, ठीक है। सो दिस इज द सर्कुलर इकोनॉमिक मॉडल जो कि हम आगे पढ़ेंगे। So this, ladies and gentlemen, ends our video or slash lecture on the phases of environmental movement, जिनकी बेसिस के ऊपर आप जहाँ पे भी आज खड़े हैं environmentally वो खड़े हैं, ठीक है। So ये वो movements हैं जिन्होंने हमारा पूरी का पूरा political course work है regarding environment उसको set किया और हमें direction दी कि हम किस direction की तरफ अपनी efforts को incline कर सकते हैं या manifest कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी, फेजेस का भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर के अंदर आई विल बी टॉकिंग अबाउट द स्टॉकहोम कन्वेंशन, जिसके बारे में मैंने अभी पीछे आप लोगों को दिखा देता हूँ। सेकंड फेज के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कस की थी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी दूंगा। इसके बाद जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हम पढ़ेंगे देन आई विल बी स्टार्टिंग विद अनदर न्यू टॉपिक। सो इससे पहले कि हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को पढ़ेंगे आप लोग थोड़ी सी ब्रेक दीजिए और उसके बाद आप अगली वीडियो को स्टार्ट करिए। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई।